बिहार चूंकि अपने गौरव और परंपरा के लिए सदियों से जाना जाता रहा है, और यहाँ ऐसी ऐसी विभूतियाँ हुई हैं जिनके लिए हम माने महान लोग, जो प्रतिक्रांतियाँ शुरू हुई हैं, माने एक मुख्य धारा के बरक्स की जो प्रतिक्रांति शुरू हुई है, वो प्रतिक्रांति शुरू हुई है बिहार की धरती से, गया की धरती से। बुद्ध यहीं के धरती पे आए, जो सबसे पहले सबसे बड़े आप ब्राह्मण आलोचक जिनको कहेंगे, या ब्राह्मणवादी परंपराओं के, शंभुशरण सत्यार्थी जी ने कहा है कि जूठन पढ़े हैं सर। बिल्कुल, जूठन से जो भी गुजरा है वो अपने आप को बहुत, उसने अपने आप को संवेदित किया होगा, उसने उस दुख दर्द को समझा होगा। तो ये जो हमारा बिहार है, ये बिहार जो है, ये बिहार बुद्ध की धरती है। गौतम बुद्ध को इसी बोध गया में, जहाँ से मैं अभी आप सबसे संवाद कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, जहाँ के हमारे शंभुशरण सत्यार्थी सर हैं, इसी बोध गया में बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, और मध्यम मार्ग के अनुसरण के पश्चात जो परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में उन्होंने जो भारतीय समाज की कुरीतियां थीं, भारतीय समाज के जो आडंबर थे, भारतीय समाज की जो रूढ़ परंपराएं थीं, उन रूढ़ परंपराओं से लड़ने का काम गौतम बुद्ध ने किया था। वो पहले प्रतिक्रांति के करता थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का बीज बोया। ऐसे ही महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार की इसी धरती पे हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी को कौन नहीं जानता है, जयप्रकाश नारायण जी को कौन नहीं जानता, इसी बिहार की धरती थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को कौन नहीं जानता है, पंखा तेज कर दीजिए, कौन नहीं जानता है। मैं यहाँ पे एक बहुत उल्लेखनीय बात मित्रों आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिहार दलित साहित्य के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि इस देश को सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री देने का काम अगर पूरे देश में पहली बार किसी ने किया तो वो बिहार प्रदेश था। बिहार प्रदेश में भोला पासवान शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जो दलित मुख्यमंत्री के तौर पे पूरे देश में वो पहले थे। और यही नहीं, बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री के तौर पे भी पहले थे। तो जो बिहार की अपनी एक बनावट है, चाहे वो उत्तर बिहार हो चाहे वो दक्षिण बिहार हो, सांस्कृतिक रूप से बिहार बहुत समृद्ध रहा है। जिस क्षेत्र में आपका विश्वविद्यालय है, हालांकि वो बहुत एरिया रूरल एरिया है, जो आधुनिक संसाधन, उन संसाधनों से थोड़ा सा हट के वो एरिया है। आप सब बहुत ऐसे जीवट समय में काम धाम कर रहे हैं जो नगरीय सुविधाओं से दूर है, ग्रामीण अंचल के बहुत सारे विद्यार्थी हैं। उसके बावजूद चाहे हम उत्तर बिहार की बात करें चाहे दक्षिण बिहार की बात करें, माने मिथिलांचल का एक हिस्सा है, मध्य बिहार का एक हिस्सा है और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का एक हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पाटलिपुत्र जैसी संस्कृति हमारे बीच रही है, और मगध की संस्कृति तो पूरी दुनिया में जानी ही जाती है। पटना के आसपास पाटलिपुत्रा में ही लिच्छवी गणराज्य जो था, वहाँ पे हम जानते हैं कि जनतंत्र का पहला आविष्कार हुआ। तो इस तौर पे हम लोग जानते हैं कि ये ऐसी धरती है जो भूपेंद्र नारायण मंडल की, जगदेव बाबू की जमीन है, और इस जमीन पे क्रांति और प्रतिक्रांति लगातार होती रही। मैं अभी भूमिका के तौर पे अपनी बात आप सबके सम्मुख रख रहा हूं कि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है। इस गौरवशाली इतिहास में क्रांतियां भी हुई हैं और प्रतिक्रांतियां भी हुई हैं, यानी कि दोनों तरीके की चीज़ें। मैं अक्सर अपनी बातचीत में जब अपने मित्रों से बातचीत करता हूं कि पूरी दुनिया में जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ किसी जाति धर्म की नहीं है, किसी संप्रदाय की नहीं है, किसी ज़मीन झगड़े की नहीं है, तेल की लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपस में साझेदारी की भी नहीं है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में किसी बात की लड़ाई है तो वो लड़ाई है विचार की। हमारी किसी से मित्रता होगी या किसी से हमारी शत्रुता होगी, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा कारण होता है
कि हमारे विचार किसी से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो बिहार में आप देखेंगे कि विचारों की लड़ाई बहुत समृद्ध लड़ाई रही, दोनों पक्ष बहुत मजबूत अवस्था में रहे, माने कोई ऐसा एक पक्ष नहीं रहा जो पक्ष कहीं से भी थोड़ा भी कमजोर हो। तो ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जहां सच्चिदानंद बाबू जैसे लोग हुए, राजेंद्र बाबू जैसे लोग हुए, ऐसे बिहार में भूपेंद्र नारायण मंडल जैसे लोग यहाँ पर हुए, तो ऐसे माहौल में जो हमारा साहित्य बनता है, जो हमारी रचनात्मकता बनती है, जो हमारे दूसरे सांस्कृतिक प्रतिरोध की चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें कहीं अलग से नहीं आएंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो बिहार है, बिहार में जो वंचित समुदाय है, यानी कि जिसमें स्त्रियां आएंगी, जिसमें दलित आएंगे, जिसमें पिछड़े संवर्ग के लोग आएंगे, जिसमें आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा आएगा, और अगर हम संयुक्त बिहार की बात करें जिसमें झारखंड भी शामिल है और बिहार तो शामिल ही है, तो कुल मिला के 16 या 17% के आसपास का स्टेक बनता है जो दलित समुदाय जिसको कहें, और पिछड़े लोगों को मिला लें तो, और आदिवासियों को हम मिला लें तो ये 50% के आसपास बनता है, जो एक सामाजिक श्रेणीकरण है। और इस सामाजिक श्रेणीकरण में ये जो लिटरेचर है, वो लिटरेचर उस मात्रा में हमें उपलब्ध हो पाता है कि नहीं उपलब्ध हो पाता है। बिहार की बहुत सारी गौरवशील चीज़ें हमारे साथ रही हैं, गंगा यहाँ पे आके बहती है, लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे कि इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ होते हुए भी, गौरवशाली परंपराओं के होते हुए भी, ये जो हमारे यहाँ बिहार में जो एक तरीके से प्रतिक्रांति है, या समाज में शोषण है, जो समाज में दमन है, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है, जो पितृसत्तात्मक चीज़ें हैं, जो जातिवाद की चीज़ें हैं, जो वर्णवाद की चीज़ें हैं, वह भी अपने चरम अवस्था में रही हैं। चरम अवस्था में इसलिए रही हैं क्योंकि इसके पीछे के कारणों की अगर हम पड़ताल करें तो हम पाएंगे कि बिहार में मध्य वर्ग का उभार बहुत पहले नहीं हुआ था। बिहार में जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रेणीकरण जो है वो शहरीकरण, एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है, और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक मध्य वर्ग होता है। ये जो साहित्य है, ये जो कला है, ये जो संस्कृतियां हैं, ये जो परंपराएं हैं, ये दूसरी सारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको करने कराने का काम हमेशा मध्य वर्ग करता है। तो बिहार में बहुत लंबे समय तक मध्य वर्ग का निर्माण नहीं हुआ था। मध्य वर्ग के निर्माण के लिए बिहार की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में दो ही वर्ग थे। एक ऐसा वर्ग था जिसके पास बहुत कुछ था, यानी कि संपत्ति उसके पास थी, शिक्षा का अधिकार उसके पास था, संस्कृति का ठेका उसके पास था, राजनीति का विकास जी को नमस्कार, मधेपुरा से वो बोल रहे हैं। तो ये जो मध्य वर्ग का उभार था, मध्य वर्ग का उभार बिहार में नहीं था, उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग के पास सारे संसाधन थे, और एक निम्न वर्ग था जिसके पास घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं थी, खेती करने की तो बात दूर ही छोड़िए। तो ये जो दो वर्ग था, एक उच्च वर्ग जिसके पास खा खा के खत्म करने का कोई उपाय नहीं था, और निम्न वर्ग था जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। आज भी बिहार से बहुत सारे हमारे मजदूर भाई दोस्त दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं, और वहाँ के लोग समझते हैं कि बिहार बहुत गरीब है। वो बिल्कुल भी यहाँ की परिस्थिति नहीं जानते हैं कि बिहार गरीब नहीं है, बिहार बहुत जीवट है, बिहार बहुत मजबूत है। बिहार के लोग कभी भी आत्महत्या नहीं करते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में जाके खुश हो लेते हैं। वो जिस अंचल में आपका विश्वविद्यालय आता है, कोसी के आसपास का क्षेत्र है, वो कोसी के कारण, यहाँ के उत्पादन शक्तियों के बहुत ठीक से ना होने के कारण भी हमारे बहुत सारे कामगार मित्र दूर जाकर काम धाम करते हैं। तो इसी बिहार में अगर हम देखेंगे तो एक तरफ बहुत समृद्धि है, कला है, संस्कृति है, इतिहास है। इतिहास केवल कहने के लिए, माने इतिहास केवल किताबों और घटनाओं का वर्णन नहीं करता है, वह उसके कारणों की पड़ताल भी करता है। तो उन कारणों के मूल में हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि जितना यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से विरासतें हैं,
उन्हीं विरासतों के प्रतिकूल यहाँ पे शोषण और दमन भी सबसे अधिक है। बिहार में देखेंगे तो जितने भी नरसंहार हुए हैं, नरसंहारों की संख्या अगर हम देखें तो दूसरे राज्यों की मुकाबले में नरसंहारों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर हम कुछ मुख्य मुख्य नरसंहारों की बात देखें तो भोजपुर में आपने जो बथानी नरसंहार हुआ था 1996, उसे कौन भूल सकता है। उसके अलावा 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे की घटना है, जहाँ पे 57 दलितों को घरों में बंद करके बहुत बुरी तरह से जला दिया गया था। नागरी बाजार भोजपुर की वो घटना जो 1998 में घटी थी, उसको कौन भूल सकता है। वहाँ पे भी 1 दर्जन से अधिक दलितों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था, काटा गया था। और जहानाबाद की वो घटना जो सन 2000 में हुई थी, मियाँपुर की वो घटना, उस घटना को कौन भूल सकता है। मियाँपुर की घटना भी जिसमें 32 दलितों को मारा पीटा गया था। तो ये जो मारे पीटे जाने के पीछे के जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य को हमें अगर समझना है, सामाजिक रूप से समझना है, सांस्कृतिक रूप से समझना है, तो उसके मूल में हमें इतिहास की भी पड़ताल करनी होगी और इतिहास की परछाइयों को व्यक्त करने वाला साहित्य भी हमें टटोलना पड़ेगा। यहाँ के साहित्य को अगर हम देखेंगे, अगर साहित्य की पड़ताल करेंगे, तब हम पाएंगे कि इस तरह का जो लिटरेचर है वह लिटरेचर हमारे यहाँ कैसे आता है, लिटरेचर में वो सब चीज़ें कैसे व्यक्त होती हैं। तो ये जो एक माहौल बनता है, माहौल में जैसे आपको याद होगा पटना की वो घटना, आपको याद होगी 2-3 बरस पहले की घटना है, जहाँ पे एक डीआईजी के घर में एक काम करने वाली लड़की ने बाद में अपने आप को बचाया था और पता चला कि उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा मार के निशान थे, चोट के निशान थे। उसे पता चला कि वो घर में बंद कर दिया जाता था, डीआईजी साहब जो पूर्व डीआईजी थे वो बंद करके उसको मारते थे, काम कराते थे उससे, और शोषण और दमन होता था। तो एक तरफ हमारे बिहार में सामंतीपन बहुत है, पितृसत्तात्मक चीज़ें बहुत हैं, शोषण दमन के लिए जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है, वो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी भी हमारे पास है। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो लिटरेचर हमारे सामने आता है, एक जो साहित्य हमारे सामने आता है, वह साहित्य दलित साहित्य है। और दलित साहित्य इन सारी चीज़ों को बहुत ठीक से व्यक्त करता है। ये चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, लगातार यहाँ पे प्रतिक्रांतियाँ होती रही हैं, आपस में द्वंद्व होता रहेगा। 2 तरीके के ग्रुप जब बनेंगे, विचारों का 2 तरीके का द्वंद्व जब बनेगा, तो इस तरीके का द्वंद्व हमेशा आएगा। अब तो बिहार बहुत अनुकूलन की अवस्था में आ गया है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की स्थितियां अगर हम देखें तो उस समय की जो परिस्थिति थी वो परिस्थितियां बहुत भयंकर थी। आज भी जो लोग बातचीत करते हैं वो लोग बताते हैं कि 2 तरीके की शक्तियों में आपस में बहुत भयंकर तरीके का टकराव होता था, और उस भयंकर तरीके के टकराव का परिणाम हुआ, एक तरीके से हमारा विरेचन हुआ, कैथारसिस हुआ। जो 2 तरीके का वर्ग संघर्ष था, उस वर्ग संघर्ष से निकल करके मध्य वर्ग का उभार अभी हमारे बीच में हुआ है। और जब मध्य वर्ग का उभार हमारे बीच में हुआ है, तो इस मध्य वर्ग के उभार के कारण कला और संस्कृति में बहुत सारे बदलाव भी आए हैं, बहुत सारे लेखक उभर के आए हैं। वो चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़े समाज की बात करें, बिहार ले लें, जगदेव बाबू की बात करें, वीरचंद पटेल की बात करें, उस समय अगर हम ध्यान दें तो 1948 और 49 में पिछड़ा वर्ग पत्रिका, पिछड़ा वर्ग संदेश पत्रिका और शोषित पुकार नाम की पत्रिकाएं निकला करती थी। तो यहाँ पे मैं बहुत लंबे समय पे बातचीत तो नहीं करूँगा, मैं विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके ही अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ। जो दलित साहित्य को ठीक से नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा फ्रूटफुल हो, यह मैं बताने की कोशिश करूँगा आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा। तो दलित साहित्य जो है वो जिसको हम दलित साहित्य कहते हैं, ये मूलतः मराठी के लेखन से हिंदी में आया। मराठी का जो लेखन था, मराठी के लेखन से होते हुए हिंदी पट्टी में आया। हिंदी पट्टी, चूँकि जो हिंदी पट्टी है जिसमें बिहार आता है, झारखंड आता है,
बिहार आता है, झारखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, दिल्ली, हरियाणा, ये जो प्रदेश आते हैं, इन प्रदेशों को अमूमन समाजशास्त्रीय भाषा में अगर हम लोग कहें तो इसको बीमारू प्रदेश कहते हैं। यहाँ की जो परिस्थितियाँ, यहाँ पे क्रांतियाँ बहुत कम हुई, क्रांति के बहुत सारे स्रोत हुए, बहुत क्रांतिकारी महापुरुष पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, रैदास पैदा हुए, धन्ना पीपा पैदा हुए, बुद्ध को ज्ञान यहीं पे मिला, महावीर स्वामी हुए, लेकिन जगदेव बाबू हुए, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रांति होनी चाहिए थी वो प्रतिक्रांति नहीं हुई। तो मराठी का एक बीज लेखन जो था, मराठी के बीज लेखन से, मराठी से प्रभावित होकर के हिंदी पट्टी में एक तरीके का दलित लेखन आया, और यह लेखन 70 के दशक में, आपको याद होगा बिहार के जिन जिलों में हम आपस में रहते हैं, बातचीत करते हैं, नक्सलवाद की समस्या यहाँ पे बहुत प्रमुख रूप से रही है। तो नक्सलवाद की समस्या 70 के दशक में थी, और हिंदी कविता में उसको हम नक्सलवाड़ी कविता के नाम से जानते हैं। तो उसी नक्सलवाद के दौर से, उसी मार्क्सवाद के दौर से, उसी जनवादी लेखन के दौर से यहाँ पे एक लेखन का प्रादुर्भाव हुआ, बिहार में भी हुआ। उस पर मैं अभी बातचीत करूँगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ कि आखिर वो दलित साहित्य क्या है। तो दलित साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिसके लेखक जन्मना पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जन्मना वो दलित समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं, जिसका किसी न किसी प्रकार से शोषण हुआ हो, दमन हुआ हो, या जो मनु की व्यवस्था में जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विजुच्यते, जो मनु कहता था कि जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं लेकिन संस्कार से द्विज बन जाते हैं, लेकिन वो मनु का विधान लागू नहीं हुआ। यहाँ तो जन्म से ही कोई ब्राह्मण होगा और जन्म से ही कोई दलित होगा। तो इस तरह के जो समाज का हमारे विभाजन था, उस विभाजन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जाति का फायदा उठाते थे। जाति का फायदा मतलब वो जाति के दो संसर्ग हमारे, देखिए हम लोग साहित्य और कलाओं के लोग हैं, हमारे भारतीय समाज में जाति पे बहुत कम बात की जाती है, जबकि बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम जाति पे बात करें। हमारा समाज जातीय समाज है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमी है कि वह दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसमें जन्म के आधार पर मनुष्य का बंटवारा होता है। कोई मनुष्य जन्म के आधार पर दलित हो जाएगा, कोई आदमी जन्म के आधार पर ब्राह्मण हो जाएगा, कोई आदमी दलित जन्म के आधार पर वैश्य होगा, क्षत्रिय हो जाएगा। तो ये जो जन्म के आधार पर बंटवारा है, इस जन्म के आधार के बंटवारे पे कुछ लोग हैं जो लगातार जाति का फायदा उठाते रहते हैं। कुछ लोगों के टाइटल के पीछे अगर वो सरनेम लगा हुआ है तो उनको बहुत सारी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी। वो समाज में पूज्य हो जाएंगे, उनको लोग नमस्ते करेंगे, उनसे बड़ी उम्र के लोग भी नमस्ते करेंगे, उनको देखेंगे तो उनके सामने खाट पे नहीं बैठेंगे, उनके साथ हमेशा उनको प्रिविलेज मिलेगा। वो प्रिविलेज्ड तबके में शामिल हो जाते हैं, विशेष तबके में शामिल हो जाते हैं। और उसी के समानांतर एक दूसरे लोग हैं जिनका जन्म कुछ ऐसी जातियों में होता है जो तथाकथित नीची जातियां समझी जाती हैं। तो जन्म के आधार पर ही उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, यानी उनको अपनी जाति बताते हुए भी शर्म आती है, उनको ये जो शर्म ही नहीं आती है, उनके अंदर हीन भावना बैठती चली जाती है। माने अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के साथ एक बड़ा तबका, इस देश का एक बड़ी आबादी, 2/3 आबादी, 80% आबादी जो है ऐसे लोगों की है जिसके आधार, जन्म के आधार पर जिनके साथ भेदभाव किया गया। तो ये जो जन्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था वो भी 2 तरीके का है। एक भेदभाव जिसको हम लोग हालांकि सरकारी भाषा में इसको अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, लेकिन साहित्य और समाज और संस्कृति की भाषा में हम इसको दलित जातियां, पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां या आदिवासी कहते हैं। तो जो दलित हैं, दलितों में 2 वर्ग हमारे सामने बन के आता है। एक वर्ग हमारे सामने जो बन के आता है वह वर्ग है जो जिसका छुआ हुआ, माने जिसके छूने पर छुई हुई चीज़ को या उनके साथ काम करने वाली चीज़ को सवर्ण या तथाकथित मुख्य धारा के लोग उनका छुआ हुआ खाते हैं, उनका छुआ हुआ पहनते हैं, उनके साथ डोली कहार का रिश्ता हो सकता है, पैर दबाने का रिश्ता हो सकता है,
सिर दबाने का, शरीर दबाने का रिश्ता हो सकता है। और एक कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका छुआ हुआ खाते नहीं है। अछूत और सछूत, इसमें दो। अस्पृश्य जातियां बहुत सारी थी, जिसमें चमार आते हैं, जिसमें हेला आते हैं, जिसमें डोम आते हैं, जिसमें मुसहर आते हैं, जिसमें पासवान आते हैं, जिसमें पासी समुदाय आता है, या धोबी, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, परिगणित जातियां हैं। उनकी लिस्ट हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ज़्यादा आप सब जानते हैं। तो ये जो लेखन, ये जो हमारे समाज का बंटवारा है, जिसमें कुछ जातियां दलित जातियां हैं, कुछ जातियां मुख्य धारा की जातियां हैं, और दोनों के चूंकि परवरिश अलग अलग है, कि दोनों के विचारों में अंतर है, इसलिए दोनों का लिटरेचर भी अलग अलग हमारे सामने आता है। तो एक बड़ा वर्ग है दलित, जब हम कहते हैं तो उससे एक बड़ा वर्ग का निर्माण होता है। वह अछूत और सछूत यानी कि दलित और पिछड़े दोनों को मिला करके बनता है। क्योंकि जो मुख्य धारा की, जो मनु ने विधान किया था कि जो मस्तिष्क है माथे से ब्राह्मण निकलेगा, क्षत्रिय बाजू से निकलेगा, पेट से वैश्य निकलेगा और पैर से शूद्र निकलेगा। तो ये जो कोटिकरण था, जातियों का विभाजन था, उसमें बहुत सारी ऐसी पिछड़ी जातियां थीं जो समाज की तथाकथित मुख्यधारा है नहीं, लेकिन वो मुख्यधारा की जातियों में शामिल थी। तो उनकी सेवा वो भी करते थे और अस्पृश्य जातियां भी सेवा करती थी। सारे संसाधन, श्रम के जितने भी काम थे, वो सारे काम ये जातियां करती थीं। और इन जातियों का सारा किया हुआ, सारी मेहनत डकारने का काम करता था उस समाज का तथाकथित मुख्य धारा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो मैं बात करूंगा पहले कि मतलब ये जो हमारे बीच में आता है कि वो कौन लेखक हैं, तो दलित लेखन से आशय यहाँ पे हुआ कि दलित लेखन वह है जो पिछड़े समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग लेखन करते हैं। अब क्या जो दलित और पिछड़े लेखन करते हैं वो सारा लेखन दलित साहित्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। दलित साहित्य है जो अंबेडकरवादी विचारधाराओं पे, जो फुले की विचारधारा पे, जो बुद्ध की विचारधारा पे, जो कबीर की विचारधारा को आधार बना करके लिखा गया लेखन। कोई भी लेखन राजनीति से परे नहीं होता है, कोई भी लेखन विचार से परे नहीं होता। कोई भी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो इस बात में राजनीति मुझे दिखाई दे रही है, इस लेखन में मुझे राजनीति दिखाई दे रही है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कविता और कहानी में किसी तरह की राजनीति नहीं होती। तो मित्रों, कोई भी लेखन, वो चाहे रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हों, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु लिख रहे हों, चाहे आलोक धनवा लिख रहे हों, चाहे अरुण कमल लिख रहे हों, चाहे विपिन टाइगर लिख रहे हैं, चाहे विपिन बिहारी लिख रहे हों, ये जो लेखन होगा वह लेखन बिना किसी राजनीति के नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होकर लिखता है। कोई ऐसा लेखन नहीं है, जैसे जाति तो हमारे समाज में है, कड़वी सच्चाई है, सब लोग जाति के बारे में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कहते हैं कि जाति नहीं है, हमारे साथ तो जाति का, लेकिन जब शादी करेंगे तो जाति में करेंगे, जब खान पान करेंगे तो जाति में करेंगे, नौकरी लगवाने का काम होगा तो अपनी जाति में करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति का कहेंगे कि जातियां नहीं है, लेकिन सारा काम जो उनका सारा बंटवारा जो होगा वो बंटवारा जाति के आधार पे ही करते हैं। तो लेखन भी जाति के आधार पर है। यहाँ पे कुछ मुख्य धारा का लेखन है जिसको हम ब्राह्मण साहित्य कह सकते हैं, जिसको हम मुख्य धारा का साहित्य कह सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य कह सकते हैं, हम उसको कलावादी साहित्य कह सकते हैं, हम उसको राधावादी साहित्य कह सकते हैं, हम उसको विष्णुवादी साहित्य कह सकते हैं, या उसको हम मार्क्सवादी साहित्य कह सकते हैं। तो जिस समुदाय का व्यक्ति है जो लेखन है, जैसे आप एक उदाहरण से आप इस बात को समझिए कि आरक्षण के पक्ष में अमूमन आने वाली बहुत सारी दलित जातियों के लोग हैं, लेकिन आरक्षण का विरोध करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित जातियों से नहीं हैं, मुख्य धारा के समुदाय से हैं। तो आखिर आरक्षण का समर्थन कौन करेगा, आरक्षण का विरोध कौन करेगा, ये जो राजनीति तय होती है, ये जो विचार तय होता है, इसके मूल में भी राजनीति है और यही राजनीति हमारे लेखन को भी प्रभावित करती है। तो मित्रों, एक बड़ा वर्ग बनता है जो दलित और आदिवासी लेखन है, जिसको हम दलित लेखन कहेंगे, पिछड़ा वर्ग का लेखन कहेंगे। तो अब देखिए, जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि आप रामधारी सिंह दिनकर के लेखन को देखिए, उन्होंने भी जाति पे बहुत सारा तंज कसा है। उन्होंने कर्ण के बहाने, वो सारथी का पुत्र है, तथाकथित सारथी का पुत्र है, उसके बहाने जाति का
प्रश्न उन्होंने उठाया है। और उसी तरीके का लेखन फणीश्वरनाथ रेणु करते हैं। बिहार में पिछड़े समुदाय से आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिस मंडल में आप सब रहते हैं उसी मंडल से थोड़ा सा आगे पूर्णिया साइड में, या जो जिस संस्कृति से आप सब जहाँ से रहने वाले हैं उसी संस्कृति के उद्भावक वो भी हैं, वहाँ अपनी उसमें लिखते हैं। तो वो आप देखेंगे कि वो अलग अलग टोलों का जिक्र करते हैं, अलग अलग जो समाज में अंतर, दोनों पाहन टोली की बात करेंगे, दुसार टोली की बात करेंगे और अहिर टोली की बात करेंगे, टोलियों का जिक्र वो करते हैं अपने लिटरेचर में। तो फणीश्वरनाथ रेणु वहाँ से उद्भावक होते हैं। अभी बहुत अच्छा लेखन करते हैं, आप मित्र पता नहीं परिचित है कि नहीं परिचित हैं। यहाँ सासाराम में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगर आप सब नहीं गुजरे हैं तो आप सबको ज़रूर, उन्होंने 19 भाषाओं का एक भाषा कोश तैयार किया है, डिक्शनरी तैयार की है। दलित साहित्य पे उनकी किताबें हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास जैसी बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, भोजपुरी का व्याकरण लिखा है। तो अद्भुत चिंतक हैं और बौद्ध धर्म पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। हिंदी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, तो वो भी उसी समुदाय के लेखक हैं। जो दलित लेखन का एक वर्ग आता है, पिछड़ा समुदाय का लेखन है। प्रेम कुमार मणि बहुत अच्छे चिंतक हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उनका लेखन अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत उद्वेलित करने वाला लेखन है, बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। प्रेम कुमार मणि को भी हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अशोक कुमार प्रजापति हमारे बीच में हैं। अशोक कुमार प्रजापति पटना में रेलवे के कर्मचारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और मंगेतर का मोबाइल, उनका एक उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, पिछड़े समुदाय के लेखक हैं। मधुकर सिंह को कौन, जाति पाति की जो महीन पढ़ते हैं उनको उघेड़ने का काम अगर किसी रचनाकार ने किया तो मधुकर सिंह ने किया। मधुकर सिंह की कहानियाँ हंस जैसी पत्रिकाओं में छपी, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, लेकिन आज मधुकर सिंह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं उन्होंने लिखी हैं मधुकर सिंह ने। ऐसे ही रामधारी सिंह दिवाकर हैं, जिनको यूको का 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए का पुरस्कार अभी मिला था। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं रामधारी सिंह दिवाकर। ऐसे ही हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हैं रमेश रितंभर या रमेश गुप्ता जी, बहुत सुंदर कविताएं, कविता के क्षेत्र में बिहार में बहुत नामचीन लोगों में उनका नाम है। अलगदेव प्रसाद अचल जी हैं और कल्याण कुमार झा ऐसे हैं जो दलित साहित्य से संवेदना रखते हैं, बहुत सारा काम कराते रहते हैं। मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, आपके मधेपुरा से ही, मधेपुरा के ही रहने वाले हैं, महेंद्र नारायण पंकज। महेंद्र नारायण पंकज जन आकांक्षा पत्रिका निकालते हैं आपके मधेपुरा से ही, और उन्होंने जन लेखक संघ बनाया हुआ है, उसका मैं भी सदस्य हूँ। ऐसे साहित्यकार हैं जो तथाकथित पिछड़े समुदायों से आते हैं और उनका एक बड़ा वर्ग हमारे सामने आता है जो दलित साहित्य लेखन कर रहा है। तो ये मैंने कहा, दलित साहित्य लेखन में एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़ी जातियों का वर्ग हमारे सामने बन के आता है, उनका लेखन दलित लेखन है। और एक दूसरा वर्ग है, वह वर्ग आता है जो अनुसूचित जातियों से, दलित जातियों से जो लोग आते हैं, उनका जो लेखन है। तो ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत बहुत है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब पिछले 2018 में, 2 साल पहले, मैंने और डॉक्टर मुसाफिर बैठा जी ने बिहार के लेखन को लेकर के, बिहार के लेखकों और झारखंड के लेखकों को आधार बनाते हुए एक महत्वपूर्ण किताब संपादित करने की योजना बनाई। हम लोग ये जानना चाहते थे कि बिहार में जो लेखन हो रहा है, उस बिहार के लेखन में जो वंचित समुदायों के लोग हैं, वंचित समुदाय के कितने लोग हमारे साथ हैं, वो कितने लोग इस तरह का लेखन कर रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य होगा मित्रों कि हम लोगों ने उस समय जो हम लोग खोज पाए थे, उसमें हम लोगों ने 56 लोगों की 333 कविताओं का संकलन किया। ये 350 पृष्ठों से ऊपर की किताब थी, बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के से मैं आप सबके साथ बातचीत भी करूँगा। ये किताब है बिहार झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं। इस किताब में हम लोगों ने, ये बहुत मोटी किताब है, और इस किताब में हमने बिहार से लगभग 56 लोगों को, उसके बाद भी हमें कुछ लोगों का पता चला जिनको हम लोग उस समय तो नहीं शामिल कर पाए, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को पता लग रहा है, तो हम लोग आगे उसको शामिल करेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रभुत मात्रा में हमारे सामने लिटरेचर निकल के आया, और उस लिटरेचर को लिखने वाले जो लोग हैं
उनकी संख्या बहुत बड़ी है। कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उन महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि आखिर दलित लिटरेचर हम किसको कहेंगे, दलित साहित्य क्या है, हम दलित साहित्य किसको मानेंगे। तो दलित साहित्य के पीछे हमारी अवधारणा होगी कि दलित साहित्य हम उसको मानेंगे जो कुछ चीज़ों को साथ लेकर के लेखन करता है। जैसे हम लोग बात करें तो दलित साहित्य वो होगा जो जाति को केंद्र में रख करके लेखन करेगा, वो समाज के जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसकी पड़ताल करेगा कि जाति के नाम पर किसको प्रिविलेज मिलता है, किसको प्रिविलेज नहीं मिलता है। आकाश चौधरी हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। विपिन जी तो हमारे साथ हैं ही, तो सुधांशु जी लगातार बने हुए हैं। तो दलित साहित्य लेखन किसको हम कहेंगे, तो दलित साहित्य लेखन कहेंगे पहला कि जो वर्णवाद और जातिवाद का विरोध करने वाला लेखन। पहली पहचान है कि हम दलित साहित्य किसको कहेंगे, जिसमें वर्णवाद और जातिवाद का विरोध होगा, वह लेखन दलित साहित्य का लेखन होगा। दूसरा ऐसा लेखन होगा जो लेखन वर्चस्ववाद को नकारता होगा। वर्चस्ववाद को अगर आम शब्दों में हम समझना चाहें, आम जन की भाषा में, हालांकि ये कोई शैक्षिक शब्दावली नहीं है, मनुवाद जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मण, इससे ब्राह्मण का लेना देना नहीं है। ये जो पैरामीटर, विपिन जी ने कहा कि ये पैरामीटर है, तो पहला पैरामीटर होगा कि जाति और वर्ण के खिलाफ जो लिखा जाएगा वो दलित साहित्य होगा। दूसरा है कि वो जो वर्चस्व, वो किसी भी तरीके का वर्चस्व हो, वो चाहे जाति का वर्चस्व हो, चाहे क्षेत्र का वर्चस्व हो, चाहे धन का वर्चस्व हो, चाहे बल का वर्चस्व हो, चाहे रूप का वर्चस्व हो, किसी भी तरीके के वर्चस्व के खिलाफ लिखा जाने वाला जो लेखन है उसको हम दलित साहित्य कहेंगे। तीसरा हम दलित साहित्य किसको कहेंगे, दलित साहित्य हम कहेंगे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए, जो यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का मतलब है कि हमारे संविधान के अनुकूल जो कुछ लिखा जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित जो लेखन होगा, उस लेखन को हम दलित साहित्य कहेंगे। अभी मैं इसका कुछ उदाहरण भी आप सबके सामने रखूंगा। इसके अलावा दलित साहित्य फिर क्या होगा, तो दलित साहित्य होगा जो मनुष्य को मनुष्य मानने की बात करता है। एक दलित लेखन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं माने जाने के लिए लिखा जा रहा है। एक उदाहरण देखिए, आप महाराष्ट्र का जो चौदार तालाब है, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के लिए संघर्ष किया था। महाड़ का आंदोलन जाना जाता है। महाड़ के आंदोलन में बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था वो पानी के लिए, क्योंकि तालाब का पानी, उस समय क्योंकि नलके नहीं थे, टूटियाँ बहुत नहीं थी, नल हमारे पास नहीं था, तो जो पानी पीने की सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी पीने की समस्या थी। पानी लोगों को उपलब्ध नहीं होता था, जो जीवन की मूलभूत चीज़ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ संघर्ष किया था पानी के लिए, यानी कि तालाब में जानवर पानी पी सकता है, कुत्ता पानी पी सकता है, बिल्ली पानी पी सकती है, सांप पानी पी सकता है, उसके पीने से पानी गंदा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी अछूत समुदाय का व्यक्ति, अंत्य समुदाय का व्यक्ति, दलित समुदाय का व्यक्ति जाकर के अगर तालाब का पानी पी ले तो वह अछूत हो जाता था और उसको बहुत मार खाना पड़ता था। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की हत्याएं पानी के लिए हुई हैं। पानी जो हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो एक ऐसा समाज जो मानवतावादी समाज हो, जहाँ पे मनुष्य को मनुष्य माना जाए, मनुष्य को जानवर ना माना जाए। आपने प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं पढ़ा होगा। ठाकुर के कुएं में वो जमींदार क्या करता है, जमींदार जो दलितों का कुआं है वहाँ ले जाके मरा हुआ जानवर डाल देता है, ताकि दलित जो उसके यहाँ काम करने नहीं आ रहे हैं वो वही गंदा पानी पिए, उस वर्चस्व के खिलाफ। तो जो सामंतवादी शक्तियाँ हैं, जो वर्चस्ववादी शक्तियाँ हैं, जो ब्राह्मणवादी शक्तियाँ हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि मानवतावादी समाज आए, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ करके दूसरे को जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये जो जानवर जैसा व्यवहार करने के खिलाफ का लिटरेचर है वो है दलित लिटरेचर। फिर दलित लिटरेचर क्या है, तो दलित लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो, मैं थोड़ा विस्तार से बात कर रहा हूँ ताकि विद्यार्थियों को ये बात ठीक से समझ में आ जाए। जो नए लोग हैं, विद्वानों के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए अगर विद्वान मित्र अगर बोर होंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा क्या लेखन है, तो एक ऐसा लेखन है
जो वर्चस्ववादी लेखन, कला में अपना वर्चस्व रखता है, संस्कृति में अपना वर्चस्व रखता है, उस लेखन के, नीतीश हलचल जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तो जो वर्चस्ववादी लेखन है, जैसे आप कहेंगे, आप नीतीश हलचल इतिहास के बहुत अच्छे मेधावी छात्र हैं और दिन भर उनका लाइब्रेरी में ही बीतता है, जीवन यापन के लिए वो बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे मेधावी छात्र हैं, उनसे अधिकतर चर्चा होती रहे तो वो बताते हैं कि हमें जो किताब लाइब्रेरी में दिखाई देती है, ऊपर लिखा रहेगा भारतीय संस्कृति, लेकिन भारतीय संस्कृति में अंदर जो चीजें दिखाई देंगी वो तथाकथित हिंदू संस्कृति की चीज होती, केवल वो ब्राह्मणवादी चीजें उसमें होती हैं। उसमें बौद्ध संस्कृति नहीं होती है, उसमें जैन संस्कृति नहीं होती है, उसमें इस्लाम को मानने वालों की संस्कृतियां हमारे सामने नहीं होती हैं, उसमें जो आदिवासी जो सोचते समझते हैं वो भी संस्कृति नहीं होती। भारतीय संस्कृति का मतलब ये मान लिया जाता है कि केवल वर्चस्वशील संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। तो उसके खिलाफ एक प्रतिक्रांति, बुद्ध की जो क्रांति है, बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध का जो धर्म है, उस बुद्ध के धर्म को मानने वाला लिटरेचर दलित साहित्य होगा। फिर और दलित साहित्य क्या होगा? दलित साहित्य हम किसको कहेंगे? दलित साहित्य का एक और बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा प्रतिमान है कि दलित साहित्य क्या होगा। तो दलित साहित्य का वो बड़ा प्रतिमान है कि जो अनुभूति को मान के लिखता है। एक होता है मैंने खुद अनुभव किया है, और एक अनुभव होता है जो दूसरे ने किया है। जैसे मैं कभी अमेरिका नहीं गया, अमेरिका मैंने नहीं देखा, अमेरिका बिना देखे हुए मैंने किसी किताब में पढ़ा और अमेरिका के बारे में मैंने लिख दिया। और एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका कभी गया और अमेरिका जा करके उसने अमेरिका की सारी चीज़ों को देखा, तो उसका जो देखा हुआ है उस दोनों के देखे हुए में अंतर होगा। तो दलित साहित्य जो है, दलित साहित्य के बरक से एक कल्पना की जाती है ललित साहित्य। ललित साहित्य कलाओं को लेकर के, और दलित साहित्य श्रम और संघर्ष को लेकर के जो लिखा जाता है। तो दलित साहित्य अनुभूति की प्रामाणिकता को वो करता है। जितना भी लिटरेचर हमारे सामने आता है, जितना भी साहित्य हमारे सामने आता है, वो सारे का सारा जो साहित्य है वो दलितों के लिए लिखा गया, वंचितों के लिए लिखा गया, पीड़ितों के लिए लिखा गया, शोषण के खिलाफ लिखा गया। भाई शोषण किसका नहीं हुआ? शोषण बड़े बड़े घराने के लोगों को, राजाओं का भी शोषण हुआ है, टाटा बिरला का भी शोषण होता है, रिलायंस वाले का भी शोषण होता है, और शोषण एक गरीब आदमी का भी होता है। तो क्या दोनों शोषण को एक मान लिया जाए? तो दलित साहित्य लेखन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि दलित साहित्य लेखन क्या होगा। तो दलित साहित्य लेखन होगा कि जो अनुभूति की प्रामाणिकता है, जो सबाल्टर्न तरीके से, यानी कि अनुभूति की प्रामाणिकता, जैसे मान लिया कोई कहानी लिखी जा रही है। मैं एक उदाहरण देके आपको ये बात समझा रहा हूँ। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है सदगति, दलित मुद्दों को आधार बनाकर लिखी गई है। सदगति में एक दुखी चमार है, वो किसी पंडित जी के यहाँ जाता है और शायद विचारना है, पंडित जी से बातचीत करता है, पंडित जी उसको काम दे देते हैं, उसके घर लकड़ी चीरने का काम होता है, वहीं गिर के मर जाता है, और बाद में उसकी लाश को माने टांग करके रस्सी से बांध करके पंडित लेके आता है। तो बेसिकली अगर कोई दलित रचनाकार उस कहानी को लिखता, सदगति दलित की जीवन की कहानी है, लेकिन अगर वो सदगति कहानी अगर कोई दलित व्यक्ति लिखता तो उस कहानी का नाम वो दुर्गति रखता, सदगति नहीं रखता। प्रेमचंद जैसे मुख्य धारा के लेखक उस कहानी का नाम सदगति रखते हैं, लेकिन अगर कोई दलित लेखक लिखता तो वो उसको दुर्गति लिखता, क्योंकि उस दलित की वहां पे दुर्गति होती है। ऐसे ही कफन कहानी प्रेमचंद की लें तो कफन कहानी में प्रेमचंद ने दलितों को ऐसी स्थिति दिखाई है कि घर में उसकी पत्नी मरी हुई है और बाप पूत हैं जो खाने के लिए इतने भूखे हैं, गांव वाले चंदा देते हैं। कफन कहानी आप सब पढ़िएगा, उस कहानी में है कि वो जाके फिर दारू पीते हैं। तो इतना भी दलित समाज नहीं है। तो मुख्य धारा का जो लेखन है वो उसको मनुष्य के दायरे में नहीं मानता, उसको मनुष्य मानता ही नहीं, उसको जानवर मानता है। तो दलित लिटरेचर वो होगा, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कहूंगा कि दलित लिटरेचर वह होगा जो अनुभूति को ज्यादा मानता होगा, जो अपना भोगा हुआ यथार्थ है, उस भोगे हुए यथार्थ पे आधारित जो लिटरेचर होगा वह दलित लिटरेचर होगा। उसके अलावा दलित लिटरेचर क्या होगा? तो दलित लिटरेचर वह होगा जो श्रम के नियम को बराबर मानता है। जैसे पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो काम जो मेहनत कर समुदाय है, जो मजदूरी करने वाला समुदाय है, जो सब्जी बेचने वाला समुदाय है, जो मिस्त्री है, उससे नफरत करता है। तो
उससे नफरत क्यों करता है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो अपने आप को मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो जो दलित लिटरेचर है वो श्रम के समान विभाजन पे आधारित है। किसी को इसलिए ऊंच नीच नहीं मानना है क्योंकि वो आपसे इतर काम, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे बहुत ही अच्छे सहकर्मी सुरेश कुरापति सर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आंध्रा के रहने वाले हैं सुरेश कुरापति सर, अंग्रेजी में बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं और वो अपने यहाँ भी सबल्टर्न लिटरेचर पढ़ाते हैं, दलित लिटरेचर, आदिवासी लिटरेचर पढ़ाते हैं। उनका होना यहाँ मेरे लिए और बड़ी खुशी की बात है। तो जो भोगा हुआ यथार्थ है, उस भोगे हुए यथार्थ में जो श्रम का दर्शन है, मलखान सिंह एक बहुत अच्छे कवि हैं। मलखान सिंह अपनी कविता में कहते हैं कि अगर आपको दलितों का, ब्राह्मण को सुनो ब्राह्मण नाम की एक कविता है, उस कविता में वो कहते हैं कि अगर आपको दर्द महसूस करना है, अगर हमारे दर्द को आपको जानना है, तो आप हमारी जो औरत है उसके सामने अपनी औरत को खेत में कमाने के लिए भेजो, अपनी लड़की को मेरी लड़की के साथ कमाने के लिए भेजो, और हमारे साथ आओ, देखो पसीना, जैसे पसीना महकता है मेरा वैसे तुम्हारा भी महकेगा, तब तुम श्रम की संस्कृति को समझ पाओगे। तो श्रम की संस्कृति को मानता है दलित लिटरेचर, बराबरी, संसाधनों की बराबरी को कहता है, जो वो बहुजन एकता की बात कहता है, जो गाँवों के बारे में जो बहुत सारे मिथक बनाए हुए, उन मिथकों के बारे में भी वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें, गाँव के बारे में महात्मा गांधी कहा करते थे कि गाँव की, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। लेकिन अगर आप दलित नज़रिए से, दलित लेखन के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो उस लेखन में आप गांव का बजबजाता चेहरा, गांव में ऊंच नीच है, जाति भेद है, वर्णवाद है, ठीक है, एक दूसरे को सताने की घटनाएं आती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। वो जो दलित लिटरेचर है वो लिटरेचर राम राज्य की कल्पना नहीं करता है, वो बेगमपुरा की कल्पना करता है, वो कबीर के विद्रोही समाज की कल्पना करता है। जहाँ पर रविता जी इस संवाद में हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत ही सार्थक संवाद हो रहा है, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर रविता हिंदी की बहुत मेधावी छात्रा हैं, पढ़ती लिखती रहती हैं वो भी। तो मैं ये मित्र कह रहा था कि जो ये दलित लिटरेचर है, ये बहुत सारे बिंदु हैं, उनको आधार बना करके श्रम और संस्कृति की बात करता है, वो मानवतावादी संस्कृति के निर्माण की बात करता है, स्त्रियों को अधिकार देने की बात करता है, दलितों को अधिकार देने की बात करता है, वंचितों को अधिकार देने की बात करता है। ऐसे लिटरेचर को हम दलित लिटरेचर कहेंगे। उसकी परिभाषा अगर आप चाहें, ओपन एसेस में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जाकर के, अब मैं 10-15 मिनट और बोलूँगा, बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना है तो थोड़ी देर और सुने। तो ये मित्रों मुझे लगभग 35-36 मिनट हो गया है बातचीत करते हुए। मैं अब आऊँगा कि जो बिहार है, बिहार के लेखन में किस तरह का दलित लिटरेचर हमारे सामने आ रहा है। तो मित्रों, बिहार कहीं से भी पीछे नहीं है। मैंने कहा मराठी का एक लेखन आया, जो मराठी का लेखन आया, तो मराठी का लेखन हिंदी पट्टी में आया, दिल्ली में आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया, लेकिन हमारा बिहार भी कहीं इसमें कम नहीं है। मैं आपको बहुत पहले लेके जाना चाहता हूँ। ये बिहार में पहली प्रतिक्रांति के तौर पे, माने बुद्ध का तो अपनी क्रांति है ही, मक्खली गोसाल की अपनी क्रांति है ही, आजीवक परंपराएं, बौद्ध धर्म की परंपराएं यहाँ तो पली बढ़ी ही। लेकिन 1914 में हीरा डोम नाम के कवि, हीरा डोम के बारे में माना जाता है कि वो पटना के रहने वाले कवि थे, पटना में उनकी पैदाइश हुई थी, और सरस्वती नामक पत्रिका में हीरा डोम ने एक कविता लिख के छपवाई थी। कविता थी अछूत की शिकायत। दलित साहित्य का एक प्रतिमान यह भी है कि वो ईश्वर, धर्म, पाखंड, इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है, वो विज्ञान को मानता है, वो तर्क को मानता है, वो भोगे हुए यथार्थ को मानता है, विज्ञानवादी लेखक है। तो जो हीरा डोम की कविता है अछूत की शिकायत, हीरा डोम अछूत की शिकायत नाम की कविता में वो एक ऐसी शक्ति, जो भगवान भी नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति, पता नहीं वो अंग्रेज है उस समय की शक्ति की कोई और सत्ता है, उससे बातचीत करता है। भोजपुरी में कविता है, कविता में यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा भाव मैं आपको बता देता हूँ। 1914 की बात है कि उस समय हीरा डोम अपनी कविता में कहता है कि हमारी बात तो भगवान भी नहीं सुनता है, और हमारा बहुत शोषण हो रहा है, जातिवाद के नाम पर हमें मारा जा रहा है, हमें पानी नहीं पीने दिया जाता है, हमें भोजन नहीं मिलता है, हमें लोग उस रास्ते पे नहीं आने जाने देते हैं, हमें आकर के आप बचाइए। तो भगवान से नहीं कहता है, वो एक ऐसी सत्ता से कहता है, एक ताकतवर सत्ता से गुहार लगाता है।
तो ये वो बिहार है जहाँ पे हीरा डोम जैसे समर्थ कवि पैदा हुए। यही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी दलित साहित्य की जो पहली कहानी लिखी गई, हालांकि इस पे अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ मित्र आपस में संवाद कर रहे थे कि वो ऐसा है कि नहीं है, लेकिन तथ्य तो यही कहते हैं कि जो हिंदी दलित लेखन की पहली कहानी है वह कहानी दयानंद बटोही की है और यहीं बिहार के रहने वाले हैं। नवादा उनका मूल। अभी उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो जो 1914 के बाद एक बड़ा लेखन हमारे सामने दिखाई देता है, वह लेखन हमारे सामने दिखाई देता है वो एक बहुत बड़े बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं। उनका नाम है बुद्ध शरण हंस जी। बुद्ध शरण हंस जी पटना में रहते हैं। वो IAS कैडर के ऑफिसर थे और उनका जो अपना नाम है, उनका जो ओरिजिनल नाम है, उनका नाम ही दलित पासवान है। वो अंबेडकर मिशन पत्रिका निकालते हैं। बिहार की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो दलित लिटरेचर या दलित साहित्य या बौद्ध धर्म के साहित्य को, बिहार में एकमात्र पत्रिका है जो दलित लिटरेचर के नाम से जानी जाती। दूसरी कोई पत्रिका अभी तक नहीं निकल पाई है। वो पत्रिका बुद्ध शरण हंस जी निकालते हैं और बुद्ध शरण हंस जी ने कहानियां लिखी हैं। जब कोई दलित लिटरेचर में कहानी के बारे में सोच नहीं रहा था, तब भी उनके छोटे छोटे ट्रैक्ट जो थे, वो देव साक्षी थी, को रक्षति वेदा, देव साक्षी जैसी कहानियां उन्होंने लिखी है। और वो अपनी पत्रिका के माध्यम से पिछले 40, रविरंजन हमारे मित्र डॉक्टर रविरंजन जी भी, सुधांशु शेखर तुम्हारे साथ हैं ही, डॉक्टर रविरंजन भी उपलब्ध हो गए हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। तो बुद्ध शरण हंस एक बड़े रचनाकार हैं, बहुत बड़े, लेकिन उनकी कहीं चर्चा नहीं है। वो 1900, उनकी जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1968 में प्रकाशित हुई थी। आप कल्पना करके देखिए, 1968, आज से 50-52 साल पहले, उनकी चर्चा नहीं है। उनकी किताबें मुख्यधारा की पन्नों से नहीं छपी, इसलिए उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो बड़े, उनको बिहार सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार भी दिया। बुद्ध शरण हंस अभी पटना में रहते हैं, पत्रिका निकालते हैं। उनका लेखन अभी इंतजार कर रहा है कि उसको अच्छे पाठक मिलेंगे, लोग पढ़ेंगे। जो हमारे जाति पात है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसके खिलाफ उनका लिटरेचर है। वो बहुत तीखे सवाल करते हैं और शायद मुख्यधारा के लोगों को ये सवाल पसंद नहीं, इसलिए बार बार ये चीज़ें होती हैं। दूसरे में लेखक का नाम लेना चाहूँगा दयानंद बटोही, जिनका सुरंग कहानी जिनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कफनखोर नाम की कहानी लिखी। 1942 में वो पैदा हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। उन्होंने सुरंग कहानी के माध्यम से दलित बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है, खासकर PhD जैसी चीज़ों में, अब तो चीज़ें आरक्षण लागू है, बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, उस ज़माने में उन्होंने अपने भोगे हुए यथार्थ को सुरंग कहानी के रूप में हम सबके सामने रखा। तो उन्हीं की पत्नी है कावेरी जी। पूरे दलित लेखन में, वो चाहे महाराष्ट्र का दलित लेखन हो, महाराष्ट्र का नहीं, हिंदी पट्टी के दलित लेखन में, चाहे यूपी का लेखन हो, मध्य प्रदेश का लेखन हो, या छत्तीसगढ़ का हो, या बिहार का हो, उसमें पहली महिला लेखिका है कावेरी जी। जैसा कि मुझे याद दिलाया विपिन जी ने कि टुकड़ा टुकड़ा जीवन उनकी आत्मकथा है और मिस रमिया उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हुआ था। तो कावेरी जैसी लेखिका, दयानंद बटोही जैसे लेखक, बुद्ध शरण हंस जैसे समर्थमान लेखक हमारे बीच में हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं लोग कहते हैं, अभी आज भी ढूंढते हैं तो उनके नाम नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो मुख्य, उनके पास दूसरी सारे संसाधन नहीं है। रविरंजन भाई ये बताते हैं कि कल्याण कुमार झा जी के माध्यम से बहुत सारा लिटरेचर या बहुत सारा शोध का काम हमारे बीच में है। सुधांशु भाई इस मामले में बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरह का लिटरेचर अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। मैं एक और लेखक से आपका परिचय कराना चाहूँगा, बस 10 मिनट और बोलूँगा, 10 या 7-8 मिनट की बात और है, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक और बड़े लेखक हैं हमारे बीच में, विपिन बिहारी। विपिन बिहारी ने 16-17 संग्रह उनके हैं, 2 कविता संग्रह उनके हैं, 2 कविता संग्रहों के अलावा लगभग 8-9 कहानी संग्रह उनके पास है। उनकी चुनिंदा कहानियों का एक संग्रह मैंने भी संपादित किया है, जो बोधि प्रकाशन से आज मुझे फाइनल प्रूफ मिला है, जल्दी ही आप सबके हाथों में होगा। विपिन बिहारी की अद्भुत कहानियां हैं। जातिवाद, वर्णवाद, क्षेत्रवाद, ब्राह्मणवाद, वर्चस्ववाद और प्रतिसंस्कृति,
अपनी संस्कृति बहुजन एकता की बात करने वाली उनकी अद्भुत कहानियां हैं। आज उत्तराधुनिकता का समय है, सुधांशु जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिलॉसफी के प्राध्यापक हैं। ये जो उत्तर आधुनिक युग में उनकी कहानी लागा झुलनिया का धक्का, मैं कहता हूं कि प्रेमचंद की किसी भी सर्वश्रेष्ठ कहानी से कम नहीं। लेकिन विपिन बिहारी की चर्चा बहुत कम होती है, बहुत कम लोग जानते हैं कि विपिन बिहारी जैसे बिहार के ऐसे लेखक है, समर्थ लेखक, हंस जैसी पत्रिकाओं में, कथादेश जैसी पत्रिकाओं में उनकी कहानियां लगातार छपती रही हैं। तो विपिन बिहारी हमारे बीच में जो 16-17 किताबें लेकर के हमारे बीच में हैं, लगातार अभी लेखन कर रहे हैं। बहुत जगहों पे उनकी किताबें पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। पाठ्यक्रम के हिस्से होने के साथ साथ वो पीएचडियाँ भी उन पे कई हो रही हैं। इसके साथ ही हमें एक और बड़े लेखक दिखाई देते हैं, लिख तो बहुत समय से रह रहे हैं। अभी उनका जल्दी ही कविता संग्रह आया है, स्पार्टकस तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वैश्विक संवेदना, आदिवासी जीवन, दलित जीवन और संवेदना की द्वंद्व कहानी उनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई। मैं नाम ले रहा हूं अजय यतीश जी का। अजय यतीश इतने जबरदस्त लेखक हैं, इतनी बढ़िया कविताएं हैं, उनका नाम लेवा आज नहीं बचा है कोई। बहुत अच्छा, वो भी बिहार के इसी मदनपुर के रहने वाले हैं। अजय यतीश के अलावा मैं नाम लूंगा देवनारायण पासवान देव का। किसी महाविद्यालय में यहीं गया में ही वो प्राध्यापन करते थे। 16-17 किताबें उनकी भी प्रकाशित हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। लेकिन देवनारायण पासवान देव का कोई नाम लेवा नहीं है। मैं बात करना चाहता हूं बाबूलाल मधुकर सिंह का, जिनका उपन्यास था मिश्रमिया उपन्यास था उनका। मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। बाबूलाल मधुकर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और मसीहा मुस्कुराता है उनका संग्रह अभी हमारे पास आया था, छप के आया था। बहुत समर्थवान लेखक है। जाति पे जो यहाँ के नक्सलवाद है उन सारी चीज़ों पे बहुत भयंकर तरीके से कुठाराघात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो मैंने लिस्ट भर जाएगी। मैं फिर भी 2-4 नाम और लेता हूँ। रमाशंकर आर्य जो पटना विश्वविद्यालय में अभी प्राचार्य हैं, उनकी आत्मकथा घुटन बिहार से एकमात्र दलित आत्मकथा है। घुटन जिन लोगों को, जो लोग कहते हैं कि समाज में जातिवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, वर्चस्ववाद नहीं है, उनको रमाशंकर आर्य, सुधांशु सर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको, प्रोफेसर रमाशंकर आर्य की आत्मकथा घुटन को जरूर पढ़ना चाहिए। घुटन भारतीय समाज के जो बदलाव हैं, एक दुसाध समुदाय से आने वाले व्यक्ति जो उच्चतर, वो कुलपति तक बनते हैं लेकिन उनको बैठने की कुर्सी नहीं नसीब होती है। तो ये जो भेदभाव होता है, ये भेदभाव का लेखन हमारे बिहार में रमाशंकर आर्य सर का लेखन है। चंद्रभूषण चंद्र हैं, एक अभी खामोश बहती धाराएं नाम की किताब आई है, कविता संग्रह है। हमारे बहुत ही युवा रचनाशील रचनाकार हैं, बिहार सरकार में वो पुलिस पदाधिकारी भी हैं, विभास कुमार जी। तो विभास का कुमार अच्छा लेखन लिख रहे हैं। मैं देखिए एक नाम भूल ही जा रहा था जिसको मुझे लेना चाहिए था, लेकिन बातचीत करने के क्रम में वो नाम मेरे से छूट रहा था। मुसाफिर बैठा बहुत दिनों से, पिछले 2 दशकों से लेखन कर रहे हैं। विपिन बिहारी के समानांतर लेखक है, हालांकि उन्होंने रचनाएं बहुत नहीं लिखी हैं, लेकिन अपनी कटु आलोचनाओं के कारण जाने जाते हैं। विभीषण का दुख उनका कविता संग्रह है। पटना में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ने का भी काम उन्होंने किया है। तो इसके अलावा बुचरू पासवान हो गए, प्रोफेसर दिलीप कुमार राम हो गए, खूबलाल अलकहा हो गए, कृष्णचंद चौधरी हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में दलित लेखन कर रहे हैं। हमारे साथ यहीं पे उपलब्ध हैं विपिन टाइगर जी। विपिन टाइगर जी बहुत समर्थ रचनाकार हैं, बहुत अच्छी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। उनकी कविताओं में जो बिंब विधान है उनका मैं बहुत भयंकर प्रशंसक हूँ। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनका संग्रह अभी छप के आने वाला है। तो विपिन टाइगर जी जैसे समर्थ रचनाकार हैं। जय कुमार फाकिर बिहार के ही रहने वाले हैं, उनके जैसा इंटेलेक्चुअल मैंने नहीं देखा। उनका लेखन भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हमारे बीच के एक रचनाकार हैं जो पटना में रहते हैं, अरविंद पासवान। इसके अरविंद पासवान जी का भी कविता संग्रह छपने की प्रक्रिया में है। बहुत अच्छी कविताएं, वो दाना माझी, उनकी कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो
इसी तरह से महिला लेखिकाओं की भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। उसमें अंजू बौद्ध हैं, ऋचा हैं, राखी आनंद हैं जो पूर्णिया से आती हैं। तो नाम लेने को तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बैद्यनाथी राम का मैं नाम ले सकता हूँ, मिंतर जी बौद्ध का नाम ले सकता हूँ, राकेश का नाम ले सकता हूँ, नागेंद्र प्रसाद जी का नाम ले सकता हूँ, बिचरू पासवान जी का नाम ले सकता हूँ मैं, चंद्रभूषण चंद्र, सविता कुमारी, राम रसन राम, बी आर बपलवी, प्रहलाद चंद्र दास, ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। जो लेखक बिहार से आते हैं उनका लेखन हमारे सामने है। दूसरे स्टेट्स में दूसरे बहुत सारे रचनाकार लेखन कर रहे हैं। तो मित्रों, एक प्रभुत मात्रा में आज हमारे पास बिहार के लेखन में आत्मकथा भी है, कहानियाँ भी हैं, उपन्यास भी है। अकेले विपिन बिहारी जी ने 4 उपन्यास लिखे हैं। तो आज लिटरेचर की कमी नहीं है बिहार में। एक बहुत बड़ा माध्यम है साहित्य का जो अपने दुख को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपनी चिंता को साहित्य में अभिव्यक्त कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं और अब उसको जानने समझने की